आपसे मेरा सवाल यही रहेगा, सबसे पहले तो पिलखुआ से जुड़ा हुआ, क्योंकि पिलखुआ को आप देखते हैं, संभालते हैं। इस बीच जितना आपका कार्यकाल रहा अभी तक, 9 महीने आपने कहा कि आपने बिताए हैं, क्या कुछ खास आपने पिलखुआ के लिए किया है? सबसे पहले तो मैं वो जानना चाहूंगी। नमस्कार साक्षी जी। 27 मई को शपथ ग्रहण हम लोग की हुई थी, तो 10 साल जो पहले पिलखुआ नगर पालिका के अंदर गए, उसके अंदर पिलखुआ के अंदर विकास कार्य बहुत सारे रुके हुए थे। कहीं ना कहीं जो जनमानस का ख्याल था, जो पहले जो लोग भी पूर्व अध्यक्ष रहे जिनको इतनी चिंता होनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया कि वो समस्या पिलखुआ के अंदर थी। जब मैं चुनाव में था तो एक बहुत बड़ी समस्या जो पिलखुआ के अंदर थी वो जल निकासी को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी कि जल निकासी पिलखुआ के अंदर पानी भर जाता था। और पिलखुआ के अंदर 20-20 साल ऐसी सड़कों को हो गया था, जो 20 साल से वो सड़कें बनी नहीं थी। तो हम लोगों ने जैसी सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले हम लोगों ने वहां पे इस बात का ख्याल करा कि कैसे सड़कों का निर्माण हो, और 25 सड़कों का तुरंत हमने वहां पे हम लोगों ने टेंडर करके वहां पे काम शुरू किया, जो सड़कें अब तक वहां पर कंप्लीट हो चुकी हैं। दूसरी, वहां पे जो जल निकासी की समस्या थी, उसके लिए हमारे यहाँ से आदरणीय जनरल साहब जो लोकसभा सदस्य हैं और मंत्री हैं भारत सरकार में, तो उनके आशीर्वाद से और उनके सहयोग से NHAI की एक परमिशन चाहिए थी, जो जिसकी वजह से जो एक नाला था वो उसकी परमिशन नहीं हो रही थी, तो नाले की परमिशन हमें वो मिली। उसका काम भी वहां पर शुरू हो चुका। और पिलखुआ के अंदर आप लगाइए लगभग 80% सिविल लाइन पिलखुआ के अंदर नहीं थी, तो हम लोग ने DPR बना के उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी, जो भी वहां से पास हो चुकी है। और स्मार्ट सिटी की तर्ज पे मुझे लगता है बहुत जल्दी जो है जल निगम द्वारा वो काम शुरू हो जाएगा। जैसे कि आज एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगता है कि हर जो भी आज पिलखुआ के अंदर नागरिक रहता है उसको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक DPR बनाकर भेजी और पाइपलाइन जो है वहां पर पास हो गई। और जहां पर भी पाइपलाइन नहीं है तो वो भी जो पिलखुआ के अंदर जल निगम के द्वारा वो पर काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि डॉक्टर बासु हमारे बीच मौजूद है। डॉक्टर बासु, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं जानूंगी कि आखिरकार इंस्पिरेशन कहां से मिली, क्योंकि जिस हॉस्पिटल को आप रन करते हैं, जो काम आप करते हैं, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन वाला काम है, रोजगार बहुत उत्पन्न होता है। ऐसे में इंस्पिरेशन कहां से मिली और चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार की जो भूमिका है उसको आप कैसे देखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरी आंटी जो है वो उसको कैटरेक्ट था और डायबिटिक थी। तो उनका ऑपरेशन जब हुआ तो वो 6 महीने बाद वो आँख की रोशनी ख़त्म हो गई। दूसरी आँख का ऑपरेशन दिल्ली में बड़े अच्छे डॉक्टर से कराया था, वो भी जो है 5-6 महीने ख़त्म हो गई। तो माइंड में कुछ स्ट्राइक हुआ कि कुछ ऐसा करें हम कि जिसका कि ऑपरेशन ना कराना पड़े, ऑपरेशन भी ठीक हो जाए। इसके लिए मुझे 10 साल तक जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, जो कि ये रिसर्च मेरी आयुर्वेद के ऊपर है। और आयुर्वेद के अंदर ये आँखों के बारे में ज़्यादा डिटेल किताबों में नहीं मिलती थी, मेरे को बहुत कोशिश की, नहीं मिली। फिर इसलिए मुझे और इसलिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और हर दवाई के ऊपर देखना पड़ा, बात पे कफ के आधार पर और त्रिदोष के आधार पर कौन सी मेडिसिन आँखों के ऊपर डाल सकती है। उसके जो है करने पर जो है मुझे 8-10 साल इसमें लगे। 8-10 साल बाद जो है इसको मैंने इसमें सफलता पाई और बहुत इस समय सफलता पाई। अब मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा विज़न जो है वो दुनिया की अंता को ख़त्म करने का है। जिस तरीके से पोलियो ख़त्म किया गया है, कितनी शानदार, इतनी अच्छी मेडिसिन बिना साइड इफेक्ट के जो मेरे पास है, तो क्यों ना हम भारत सरकार से भी मैंने रिक्वेस्ट की, मोदी जी से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, सारे स्वास्थ्य मंत्री से भी कहा है, आयुष मिनिस्टरों से भी कहा है, परंतु मैंने मोदी जी को भी लेटर लिखा कि आप तो चाहते हैं आयुर्वेद को आगे बहुत बढ़ाना, एक इतनी बहुमूल्य चीज़ जो है हम देना चाह रहे हैं, परंतु उसमें कोई अब तक जो है कुछ कोशिश नहीं की गई। तो अगर ये भारत सरकार इस पर सहयोग करती है, इस पर लाखों करोड़ अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट की इनकम हो सकती है। मैं एक बात और जहाँ कहना चाहूँगा भारत सरकार के लिए आपके थ्रू, कि भारत सरकार के कई कंट्री में जो है ये टाई अप हुआ है इस समय। अगर भारत सरकार इसमें सहयोग करती है, जो जिन जिन कंट्रियों से भारत सरकार का टाई अप हुआ है उसमें हमारे साथ मिलकर के एक्सपोर्ट करवाती है, तो इसमें जो भी पैसा आएगा तो भारत सरकार के लिए, भारत के पास।
और भारत का नाम भी होगा कि आयुर्वेद के ऊपर जो है इतनी बड़ी रिसर्च जो है डॉक्टर वासु के थ्रू हुई है, जो कि 5 मिनट्स के अंदर रिजल्ट दे रही है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे जो हमारा हम जो उसमें ऑप्थेल्मी में इतना खर्चा हमारी गवर्नमेंट सरकार कर रही है, ऑपरेशन में कर रही है, करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं, उसमें बहुत कमी आ जाएगी। बहुत सिंपल साधारण से पैसों में जो है अच्छा रिजल्ट रिस्पांस मिल सकता है। तो ये मैंने भारत सरकार से निवेदन भी किया है, देखिए कब क्या होता है। बिल्कुल डॉक्टर बासु, और मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आपने सरकार से जो पॉइंट्स रखे हैं वो बिल्कुल आपके सुने जाएंगे। इस बीच क्योंकि मिस्टर सुशील भी हमारे साथ में लगातार इस पैनल बने हुए हैं, मिस्टर सुशील मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आप कई सारी भूमिका निभा रहे हैं, पहले तो उसमें नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के भी हैं आप प्रेसिडेंट। इस बीच रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब हम बात करते हैं, क्या कुछ आपका रोल होता है, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और चैलेंजेस और उनसे ओवरकम करना कैसे होता है आपका? थैंक यू साक्षी। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम है इनोवेशन एंड R&D की। हर इंसान क्या सोचता है, जो कामयाब है उसको फॉलो कर लो। उसने क्या करते वक्त गलती करी, इस पे कोई R&D पे पैसा खर्च नहीं करता है। तो आज ये मान के चलेगा कि देश के अंदर अगर जो ऑर्गेनिक ग्रोथ सेक्टर वाइज अलग अलग चल रही है, तो प्लास्टिक फर्नीचर इंडस्ट्री में 15% की ग्रोथ है। प्लास्टिक भले ही सिंगल यूज प्लास्टिक खराब होगा, लेकिन जो हम फर्नीचर बनाते हैं, प्लास्टिक फर्नीचर बनाते हैं इंडोर आउटडोर में, तो वो मान के चलेगा अगर जो वो नहीं होता तो लकड़ियां कट रही होती, तो हमने उसको रिप्लेस किया। उसके अंदर इनोवेशन R&D ला करके आज सबसे ज्यादा अच्छा काम ये किया जा सकता है कि देश में हर गली कूचे में, खलियान में, सब जगह जहां जहां जा सके लोगों तक इसको पहुंचाया जाए, ताकि स्टैकेबल भी है। आज छोटे छोटे गरीब लोग होते हैं, जब वो अपने लिए खाना लेते हैं, तन पे कपड़े डालते हैं, तो उनके लिए फर्नीचर, ये प्लास्टिक फर्नीचर ही काम आता है उनके पास। बेसिक लेवल से यहां से शुरुआत होता है। तो मैं समझता हूं कि गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है जो हम कर रहे हैं। इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, लेकिन हमारे देश में कहीं पे भी कोई R&D सेंटर, टेस्टिंग लेबोरेटरी या कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां जाके लोग बोले कि चलो यहां से हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवा लेंगे, या ये लैब है जो उसको BIS सर्टिफिकेशन होती है ये कर लेंगे, या कहीं कहीं ना कोई मानक सेट कर लेंगे। इस प्रकार का रिकॉग्निशन आज तक कभी किसने किया नहीं है। जबकि वही चाइना के अंदर देखा जाए तो पूरी की पूरी सिटी बसा दी उन्होंने इसी काम के लिए कि यहां पर यही काम होगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की एक बहुत अच्छी प्रचलन चल चुका है और बिल्कुल सही डायरेक्शन जा रहा है। इसी के अंदर ही फर्नीचर के अंदर, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे ऑफिस फर्नीचर हो, चाहे होम फर्नीचर हो, इसके लिए एक कहना कि क्लस्टर बनना चाहिए, एक फर्स्ट क्लास एक सिटी एस्टैब्लिश हो जानी चाहिए, एक पूरा का पूरा टाउनशिप बन जानी चाहिए जहां पर इकोसिस्टम बन जाए, एक दूसरे की मदद की जा सके। मेरे पास डेटा है डेलॉयट का प्रिपेयर किया हुआ, उनका ये कहना है आज देश के अंदर $10 बिलियन इंडस्ट्री की फर्नीचर है, जिसमें हर तरह की फर्नीचर आती है, और 2030 तक साक्षी जी ये $100 बिलियन हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम। 10% की ग्रोथ नहीं है, और ये ग्रोथ क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे देश में 35% ग्रॉस सेविंग रेशियो है। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब $1 ट्रिलियन लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए तो उसका करेंगे क्या? लोग कहीं ना कहीं खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन अफोर्डेबल क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, इसलिए लोग चाइना से, यूरोप से इंपोर्ट करके लाते हैं। क्यों लाएं, क्यों अलाउ करें हम चाइना से इंपोर्ट? हम अपने देश में इकोसिस्टम क्यों ना क्रिएट करें? मेरा स्ट्रगल आज इस बात को लेकर के है, हमारे पास वो इकोसिस्टम मिसिंग है, इनिशिएटिव मिसिंग है। मैं तो ऑनरेबल PM साहब से, ऑनरेबल CM सर से, इवन ब्यूरोक्रेसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लिसन टू अस। हम जो भी करेंगे ये जरूर है कि फैक्ट्री लगाएंगे तो 2 पैसा कमाई करने के लिए लगाएंगे, लेकिन देश का इकोसिस्टम चेंज करने के बाद जो बढ़ोतरी ग्रोथ यहां पर आएगी उसका फायदा हमारे यहाँ के लोकल आर्टिसंस को, लेबर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंटरप्रेन्योर्स को, रेवेन्यूज को, जॉब्स, टैक्सेस, इनकम टैक्स को, सबको बेनिफिट होने वाला है, जिसकी मेरी बहुत ही अथक कोशिश है। 15% की ग्रोथ है फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन 15% क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है इसको इनिशिएटिव लेने की। बिल्कुल सुशील जी, आपने जानकारी दी। इस बीच में आपके पास लौटूंगी वापस, लेकिन क्योंकि हमारे साथ में लगातार विभू बंसल जी मौजूद हैं, बतौर चेयरमैन पिलखुआ के जब हम बात करते हैं और जब PM मोदी के विजन की बात करते हैं, 2047 का वो विजन, उस विजन में बतौर चेयरमैन आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कुछ है? क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे प्रेरित करते हैं और क्या कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आपका रहता है? साक्षी देखिए,
आज मोदी जी का जो सपना है, तो मोदी जी का सपना ये है कि आज जो सबसे निचला पायदान है उस तक हम लोग कैसे पहुंचे। तो आज प्लखवा के अंदर हम लोग का ये प्रयास है लगातार, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में शुरू किया सामूहिक विवाह कार्यक्रम। अभी हम लोगों ने 27 जोड़ों का विवाह प्लखवा के अंदर अभी हम लोगों ने कराया। अब 28 तारीख को भी लगभग 15 जोड़ों का विवाह प्लखवा के अंदर हम लोग करा रहे हैं।